नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुरभि शर्मा। सुपर प्राइम टाइम की करने जा रहे हैं शुरुआत बड़ी खबर के साथ, क्योंकि रूस में यूक्रेन के ड्रोन हमले को लेकर खबर आ रही है, जहां ब्रियांस्क में यूक्रेन का अटैक हुआ है और यूक्रेन ने 36 ड्रोन फायर किए हैं। हालांकि इस हमले से कई जगहों पर आग लग चुकी है। तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे, क्योंकि लगातार आ रही खबरों के बीच ये साफ हो गया कि किस तरीके से अब यूक्रेन ने 36 ड्रोन फायर किए हैं और ये ब्रियांस्क में यूक्रेन के अटैक को लेकर खबर बड़ी है। हालांकि आपको बता दें, यूक्रेन ने रूस में जो हमले किया उसका प्रतिशोध लेने का एक्शन शुरू हो चुका है और यूक्रेनी सेना को कमजोर करने के लिए रूस ने खास रणनीति भी बनाई है। अब यूक्रेनी शहरों पर ताबड़तोड़ हमलों की जगह टारगेट पर यूक्रेनी सेना और हथियारों को रखा गया है। हालांकि सटीक निशाने के लिए सटीक जानकारी की ही जरूरत है, इसलिए यूक्रेन में फैले रूसी जासूसों को भी एक्टिव किया गया है। अब यूक्रेन के सैन्य ठिकानों की जानकारी जुटाने के बाद हमले हो रहे हैं, इसलिए यूक्रेन को बहुत ज्यादा नुकसान भी हो रहा है। वॉर जोन में 1500 यूक्रेनी सैनिकों की मौत सिर्फ एक दिन में हो गई है। जासूस दे रहे सटीक जानकारी, फिर रूसी वायुसेना की बारी। यूक्रेन से मिले मैसेज डिकोड होते ही रूसी एयरबेस से फाइटर जेट टेक ऑफ करते हैं। और कुछ ही देर बाद यूक्रेन के किसी बड़े सैन्य ठिकाने पर होते हैं धमाके। रूस अब अपने सभी तेल डिपो पर हुए ब्लास्ट का प्रतिशोध ले रहा है और इसमें सबसे बड़ा रोल निभा रहे हैं यूक्रेन में मौजूद रूसी जासूस। रूस का हर हमला बड़ी तबाही मचा रहा है। मिसाइलों से हथियार गोदाम भस्म हो रहे हैं, ड्रोन के ठिकानों पर सटीक प्रहार हो रहा है। शनिवार को यूक्रेन पर फिर रूस से बड़ा प्रहार हुआ। यूक्रेन की सीमा के पास मौजूद रूसी सेना के ठिकानों से ड्रोन से ताबड़तोड़ हमला किया गया और यूक्रेन में धमाकों से जबरदस्त तबाही मची। रूस ने यूक्रेन पर 150 ड्रोन से हमला किया। यूक्रेन के 132 ठिकानों को निशाना बनाया गया। यूक्रेनी एयर डिफेंस सिर्फ 44 ड्रोन गिरा सके। रूस की सेना जितनी ताकतवर है, वैसी ही शक्तिशाली है रूस की खुफिया एजेंसियां। रूस के पास सिर्फ घातक हथियार नहीं, बल्कि शातिर जासूसों की भी फौज है। रूस अगर यूक्रेन के सैनिकों की मूवमेंट पहले ही जान लेता है, रूस को अगर हर सीक्रेट हथियार गोदाम की जानकारी मिल रही है, तो इसके पीछे भी रूस के जासूस ही हैं। सटीक जानकारी की वजह से ही एक ही दिन में यूक्रेनी सैनिकों का संहार हुआ है। खार्किव में 90 यूक्रेनी सैनिकों की मौत हो गई। खेरसोन में 45 सैनिकों की मौत हुई है। रूसी हमलों में डोनेस्क में 210 सैनिकों की मौत हो गई। ज़ैपोरिज़िया में 170 यूक्रेनी सैनिकों की मौत हुई है। रूसी सेना और रूसी जासूसों के बीच ऐसा तालमेल बना है कि यूक्रेन के लिए मुसीबतों का अंबार लग गया। ड्रोन हमलों के बाद रूस के फाइटर जेट्स ने भी उड़ान भरी और फिर यूक्रेन पर मिसाइलों से भी हमले किए। मिसाइलों के टारगेट पर यूक्रेन के सैन्य ठिकाने और हथियार गोदाम।
काला सागर पर फाइटर विमानों ने उड़ान भरी। ब्लैक सी से KH-59 और 69 मिसाइलों से हमला किया गया। यूक्रेन के खाली हो चुके एयर डिफेंस से सिर्फ 2 मिसाइलें गिराई जा सकी। यूक्रेन की राजधानी कीव में भी धमाके हुए हैं। रूस के सभी हमले सैन्य ठिकानों पर क्यों हो रहे हैं और सीक्रेट गोदामों पर हमले कैसे हो रहे हैं? ये यूक्रेन को तब समझ आया जब यूक्रेन में रूस का एक जासूस पकड़ा गया। रूसी एजेंट यूक्रेनी सेना का जवान है। सेना से जुड़ी जानकारी लीक कर रहा था। खुलासा हुआ है कि सिर्फ सेना से जुड़ी जानकारी ही नहीं, बल्कि सरकार से जुड़ी जानकारियां भी रूसी एजेंसियों को मिल रही थी। रूस ने यूक्रेनी कर्मचारियों को एजेंट बना लिया है। कुछ पूर्व अधिकारियों से भी जासूसी करवाई गई। ओडेसा, ज़ैपोरिज़िया और डोनेस्क की जानकारी ली गई। यूक्रेन के भीतर हमलों के बीच कुर्स्क में भी रूस का भीषण प्रहार हो रहा है। रूस अब अपनी ही जमीन पर लगातार बम बरसा रहा है ताकि यूक्रेनी सैनिकों को छिपने की कोई जगह न मिले। आपको बता दें, कुर्स्क के संग्राम में यूक्रेन को बड़ा नुकसान हुआ है। कुर्स्क में रूस ने कैप बॉम्ब से हमलों की शुरुआत कर दी है और इन गाइडेड बॉम्ब से 14 बार हमले किए गए, जिससे यूक्रेनी सैनिकों को बहुत ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा। अब कुर्स्क में ही ताबड़तोड़ बमबारी की वजह से 360 यूक्रेनी सैनिकों की मौत हो गई। एक टैंक, कई सैन्य वाहन जलकर भस्म हो गए। रूस को अब अपने ही इलाकों को खंडर बनाने से कोई परहेज नहीं है। कुर्स्क में ही यूक्रेनी सेना को कमजोर करने के लिए रूस ने ड्रोन कंट्रोल सेंटर को भी निशाना बनाया। इसके अलावा एक हथियार गोदाम को नष्ट कर दिया। कुर्स्क की तरह ही डोनेस्क में भी भारी बमबारी की शुरुआत कर दी गई। रूस डोनेस्क में फाब 500 बम से हमले कर रहा है। सिर्फ 24 घंटे में ही डोनेस्क में 500 किलो के बमों से भारी तबाही मची है। डोनेस्क के कई इलाकों को खाली कराया जा रहा है। बच्चों के साथ महिलाओं को शहरों से निकाला जा रहा है। डोनेस्क पर रूस से हमले तेज होने की आशंका है। हालांकि इन हमलों के बीच यूक्रेनी प्रहार में कोई बदलाव नहीं आया है। शनिवार रात यूक्रेन ने फिर रूस में कई ड्रोन से हमले की कोशिश की। रेजान ऑयल रिफाइनरी में फिर ड्रोन से धमाका हुआ है, जिसकी वजह से आग और भड़क उठी। यूक्रेन की जासूसी एजेंसियों ने भी रूस पर पलटवार किया है। यूक्रेनी साइबर एक्सपर्ट ने रूस में साइबर हमला किया है। रूस के सबसे बड़े मोबाइल ऑपरेटर को निशाना बनाया गया। साइबर हमलों की वजह से रूस में फोन सेवा बंद करनी पड़ी। रूस ने हमलों की रफ्तार जरूर तेज की है, लेकिन यूक्रेनी ड्रोन ठिकानों की पूरी जानकारी अभी तक रूस को नहीं मिली है। यही वजह है कि यूक्रेन अभी भी रूस में हमले करने में कामयाब हो रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक रूस पर 50 से अधिक ड्रोन से हमले किए गए। अब यूक्रेनी एजेंसियां रूस के जासूसों के नेटवर्क को खत्म करने में भी जुट गई हैं। हथियार गोदामों को शिफ्ट किया जा रहा है।
सीक्रेट ठिकानों तक हथियार पहुंचाए जा रहे हैं। यूक्रेनी सेना को भी जगह बदलने का आदेश मिला है। 24 घंटे में ही यूक्रेनी सेना और हथियारों की शिफ्टिंग को लेकर 1000 से अधिक आदेश जारी हो चुके हैं। कोशिश है कि अब रूस तक जो जानकारी मिली है वो सभी गलत साबित हों और रूसी ड्रोन और मिसाइलों से यूक्रेनी सेना और हथियारों को बचाया जा सके। फिलहाल पकड़े गए रूसी जासूसों से पूछताछ में कई और सीक्रेट एजेंट्स और रूस तक जानकारी पहुंचाने के रूट का पता चला है। यूक्रेन को उम्मीद है कि सरकार और सेना में मौजूद तमाम सीक्रेट एजेंट्स का जल्द ही सफाया कर दिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। डोनेट्स्क में रूस के जबरदस्त हमले को लेकर खबर यह कि यूक्रेनी ठिकानों पर MLRS अटैक और हमले में यूक्रेन के कई सैनिक भी मारे गए हैं। रूस यूक्रेन युद्ध खत्म नहीं हुआ, जबकि अरब में फिर से विध्वंसक जंग शुरू होने के आसार बनने लगे हैं, क्योंकि ट्रंप ने सत्ता संभालने के बाद कई ऐसे ऐलान कर दिए हैं जिससे नॉर्थ अमेरिका से यूरोप तक कोहराम मच गया है। अब ट्रंप के फैसलों से नेटो में फूट पड़ चुकी है, जिसका फायदा रूस उठा सकता है। पुतिन यूक्रेन से आगे रूस का विस्तार करने में जुटे हैं, जबकि ट्रंप का पूरा फोकस अमेरिका का दायरा बढ़ाने पर है। इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट से समझिए ट्रंप का द ग्रेट अमेरिका प्लान, जिससे पनामा से लेकर ग्रीनलैंड तक अमेरिका का विस्तार किया जा सकता है। यूक्रेन पर रूस के हमले बता रहे हैं कि वो यूक्रेन पर कभी भी संपूर्ण कब्जा कर सकता है। यानी रूस तैयारी कर चुका है कि यूक्रेन का खात्मा जल्द होगा, फिर चाहे नाटो से ही टकराव क्यों ना हो। वैसे भी अभी तक अमेरिका ने यूक्रेन को सैन्य मदद जारी रखने का फैसला नहीं किया है। इससे क्रेमलिन और ज्यादा आक्रामक हो गया है। अब सवाल उठ रहा है, ट्रंप और पुतिन में कोई सीक्रेट डील हो गई है। ट्रंप पुतिन को यूक्रेन पर कब्जे के लिए नहीं रोकेंगे और पुतिन ट्रंप के विस्तारवादी मंसूबे में अड़चन नहीं डालेंगे। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप के 3 बड़े ऐलान से पूरी दुनिया में खलबली मची हुई है। पहला ऐलान, पनामा नहर का कंट्रोल अमेरिका अपने हाथ में लेगा, जिससे चीन से टकराव बढ़ सकता है। दूसरा प्लान है, ट्रंप कनाडा पर कब्जा करने की बात कह चुके हैं। इससे कनाडा और अमेरिका के रिश्तों में दरार आ गई है। तीसरा ऐलान है, ट्रंप ग्रीनलैंड को अमेरिका से मिला सकते हैं। इससे अमेरिका के विरोध में कई नाटो देश आ सकते हैं। यानी ट्रंप नॉर्थ अमेरिका से यूरोप तक विस्तार करना चाहते हैं, फिर चाहे कितने भी समीकरण क्यों ना पलट जाए। वैसे भी डोनाल्ड ट्रंप यूरोप में स्थिरता के लिए युद्ध विराम की बात कह चुके हैं, जिससे पुतिन इनकार कर चुके हैं, जबकि कई नाटो देश ट्रंप के इस बयान के खिलाफ हैं। इसके बाद ग्रीनलैंड पर ट्रंप के दावे से हालात और बिगड़ सकते हैं, क्योंकि ट्रंप ने ग्रीनलैंड पर कब्जे का प्लान खुल्लम खुल्ला बताया है। इसको लेकर डोनाल्ड ट्रंप ने डेनमार्क की प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिक्सन से फोन पर बात की। अमेरिका में ग्रीनलैंड को मिलाने की योजना के बारे में बताया। ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका की आर्थिक सुरक्षा के लिए ऐसा करना जरूरी है। हालांकि ट्रंप ने सैन्य बल के इस्तेमाल से इनकार किया है। यह बातचीत ट्रंप के शपथ ग्रहण के कुछ दिन पहले हुई थी। इसके बाद डेनमार्क ने प्रतिक्रिया दी।
डेनमार्क सैन्य ठिकानों और खनिज दोहन के लिए अमेरिका के साथ सहयोग बढ़ाने को तैयार है, लेकिन विलय के प्रस्ताव पर कभी तैयार नहीं होगा। आपको बता दें, ग्रीनलैंड एक अलग देश है, लेकिन डेनमार्क का उस पर अधिकार है। ग्रीनलैंड नाटो का सदस्य भी है। ग्रीनलैंड में डेनमार्क का मिलिट्री बेस है। ग्रीनलैंड पर खनिज संपदा का विशाल भंडार है, इसलिए ट्रंप उस पर कब्जे की तैयारी कर रहे हैं। जाहिर है, ग्रीनलैंड को लेकर अमेरिका और डेनमार्क में टकराव बढ़ सकता है। अगर डेनमार्क नहीं मानता है तो सैन्य संघर्ष तक बात पहुंच सकती है। क्योंकि ट्रंप जो कहते हैं वो करते जरूर हैं। ट्रंप के विस्तारवादी मंसूबे में 3 में 4 आपको बता दें टारगेट हैं, जिसके लिए ट्रंप ने ये ऐलान भी कर दिया है। आपको बता दें, पहला टारगेट पनामा है। 3 जगहों की यहां पर हम बात कर रहे हैं जहां मौजूद कैनाल का अधिकार अमेरिका लेना चाहता है, जिससे पनामा से टकराव होना तय है, क्योंकि ट्रंप ने पनामा पर 25% टैरिफ लगाने की भी तैयारी कर लिया है। ट्रंप का अगला टारगेट गल्फ ऑफ मेक्सिको है, जिसका नाम ट्रंप ने बदलकर गल्फ ऑफ अमेरिका कर दिया है। साथ ही मेक्सिको पर 25% टैरिफ लगाने की तैयारी भी की जा रही है। अब अमेरिका पूरी खाड़ी पर अपना नियंत्रण करना चाहता है। तीसरा टारगेट कनाडा। ट्रंप कई बार कह चुके हैं वो कनाडा का विलय अमेरिका में कराना चाहते हैं। कनाडा पर भी अमेरिका 25% टैरिफ लगाने की तैयारी कर चुका है। चौथा टारगेट यूरोप में पड़ने वाला ग्रीनलैंड, जिस पर डेनमार्क का अधिकार है। उस पर कब्जा करके अमेरिका पनामा से लेकर ग्रीनलैंड विस्तार करके नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप से यूरोप तक अपना दायरा बढ़ाना चाहता है, और इसके लिए 25% टैरिफ लगाने की तैयारी भी की जा रही है। नॉर्थ अमेरिका में ट्रंप की नीति से 3 देशों की नींद उड़ी हुई है, जिसमें पनामा, कनाडा और मैक्सिको है। लेकिन सबसे बड़ा खतरा पनामा को है। पनामा को वापस लेने का ऐलान ट्रंप अपने कैंपेन में करते रहे हैं। पनामा कैनाल से हर साल 14,000 जहाज गुजरते हैं, जो विश्व के समुद्री व्यापार का 6% है, जिसमें सबसे ज्यादा इस्तेमाल अमेरिका करता है। अमेरिका अपना 14% कारोबार पनामा रूट से ही करता है, यानी करीब 270 अरब डॉलर का कारोबार। 1914 में अमेरिका ने पनामा का निर्माण पूरा किया था। तब से पनामा पर अमेरिका का कंट्रोल रहा। लेकिन 1999 में अमेरिका ने कैनाल को पनामा को सौंप दिया था। 1999 के बाद से पनामा से चीन की नजदीकियां बढ़ने लगी। चीन ने लगातार निवेश किया, जिससे चीनी कंपनियों को पनामा के सारे प्रोजेक्ट मिल गए। पनामा के सारे प्रोजेक्ट चीनी कंपनियां कर रही हैं। पनामा कैनाल के 5 बड़े जोन पर चीनी कंपनियों का कंट्रोल है। चीन ने पनामा कैनाल पर सबसे बड़े पुल का निर्माण किया है। साथ ही कोस्ट क्रूज कंट्रोल भी चीन के पास है। अमेरिका का कहना है कि पनामा से गुजरने वाले उसके जहाजों से कई गुना शुल्क वसूला जाता है। अमेरिका के 75% कार्गो शिप पनामा से आते जाते हैं। अब अमेरिका को खतरा है, हालात बिगड़े तो चीन इस रूट को अमेरिका के लिए बंद कर सकता है। अब अमेरिका चीन को बैकफुट पर लाने के लिए कई मोर्चों पर तैयारी कर रहा है। हांगकांग में फिर से चीन के खिलाफ आक्रोश को हवा दे सकता है, जबकि चीन पर टैरिफ लगाकर आर्थिक नुकसान पहुंचाने की तैयारी है। साथ ही ट्रंप ने मेड इन अमेरिका प्रोडक्ट के इस्तेमाल के लिए कहा है, जिससे चीन को बड़ा झटका लग सकता है। इसी तरह कनाडा और मैक्सिको के अलावा कुछ और देशों पर टैरिफ लगाया जा सकता है। बात सिर्फ टैरिफ लगाने तक सीमित नहीं है। ट्रंप अब नाटो को लेकर भी नए सिरे से विचार कर रहे हैं। वो अमेरिका फर्स्ट की पॉलिसी से आगे बढ़ रहे हैं। ट्रंप का मानना है कि नाटो को फंडिंग करके अमेरिका का आर्थिक नुकसान हो रहा है, इसलिए अमेरिका नाटो से हट सकता है। अमेरिका विहीन नाटो का कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। वैसे भी ट्रंप ने यूरोप से अमेरिका के 20,000 सैनिकों को हटाने का फैसला किया है, जिससे यूरोप की सुरक्षा पर बड़ा खतरा मंडरा रहा है, क्योंकि पुतिन मौके का फायदा उठाकर बाल्टिक और नॉर्डिक देशों में से किसी पर भी हमला कर सकते हैं, जिससे रूस का विस्तार किया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत।
बड़ी खबर यह है कि प्रोकोवर्स फ्रंट पर बहुत बड़ी तबाही मची और ये रूसी हमले में यूक्रेन की सैन्य टुकड़ी को खत्म करने के दावे को लेकर खबर है। अब बता दें, रूस ने शाहिद ड्रोन से यहां हमले को अंजाम दिया। पूरी दुनिया पर बारूदी संकट मंडरा रहा है और हर तरफ बारूदी मुहाने खुल रहे हैं जिनमें अमेरिका की भूमिका प्रत्यक्ष नहीं है। लेकिन अब दो ऐसे मोर्चे खुलने जा रहे हैं जिसमें अमेरिका की प्रत्यक्ष भूमिका दिखेगी और इस मोर्चे पर एक तरफ होगा रूस, दूसरी तरफ मैक्सिको के मोर्चे पर ट्रंप का रुख फिर भी साफ है, लेकिन रूस के मुहाने पर जो हिस्सा बारूदी जोन बनने जा रहा है उसके बारे में शायद ही किसी ने सोचा होगा। अब देखिए महायुद्ध के वो केंद्र और ट्रंप की रणनीति। Donald John Trump, do solemnly swear. The office of President of the United States. Preserve, protect, and defend. So help me God. अमेरिका में सत्ता परिवर्तन के साथ नीतियों में बदलाव की बयार आ गई। और ये बदलाव ऐसे हैं जो धीरे धीरे अमेरिका को सीधी जंग के मुहाने पर खींच रहे हैं। या यूं कहा जाए कि ट्रंप युद्ध नीति के तहत ही आगे बढ़ रहे हैं। इजराइल, गाजा, लेबनान, यमन और ईरान का मोर्चा, ट्रंप ने अपना एक्शन प्लान धरातल पर उतार दिया है। इसके अलावा एशिया के मुहाने पर भी ट्रंप ने ड्रैगन पर नजरें गड़ा ली हैं। लेकिन ट्रंप की नीति में मुहाने सिर्फ अप्रत्यक्ष रूप से जंग में शामिल होने के नहीं हैं, बल्कि घरेलू मोर्चे खोलने का ब्लूप्रिंट भी ट्रंप ने तैयार कर लिया है। आखिर ट्रंप युद्ध की बिसात पर क्या पाना चाहते हैं, इसका संपूर्ण खुलासा नहीं हुआ है, लेकिन इतना तय है कि मेक अमेरिका ग्रेट की पॉलिसी के तहत उन्होंने सीमा विस्तार की कल्पना को भी आकार देना शुरू कर दिया है। जिसमें दो ऐसे मोर्चे खोले जा रहे हैं जिनके खुलने का मकसद ही है महायुद्ध की तैयारी। ये मोर्चे हैं मैक्सिको और रूस, जिसमें मैक्सिको के मोर्चे पर अमेरिका सीधी तकरार के लिए उतरने का ऐलान कर चुका है, तो वहीं रूस को उकसाने के क्रम में ट्रंप ने कुछ ऐसा किया है जो बताता है कि जल्द ही अमेरिका और रूस के बीच सीधी जंग शुरू हो सकती है। मैक्सिको और अलास्का, ट्रंप ने खींची युद्ध रेखा। शुरुआत मैक्सिको के मोर्चे से करें तो ट्रंप ने शपथ ग्रहण के तुरंत बाद अमेरिका की दक्षिणी सीमा की स्थिति साफ कर दी थी। शुरुआत भले ही ट्रंप ने ड्रग कार्टेल को आतंकवादी घोषित करके की, लेकिन दक्षिणी सीमा पर इमरजेंसी लगाकर ट्रंप ने अपने इरादे साफ कर दिए थे कि अब मैक्सिको को अमेरिका का हिस्सा बनाने का प्लान ट्रंप ने जमीन पर उतार दिया है। और इस प्लान का दूसरा चरण है खाड़ी के नाम में बदला, गल्फ ऑफ मैक्सिको, अब गल्फ ऑफ अमेरिका। दरअसल ट्रंप ने एक फाइल पर साइन करके मैक्सिको की खाड़ी का नाम आधिकारिक रूप से बदलकर अमेरिका की खाड़ी कर दिया है। और इस नाम परिवर्तन के साथ ही अमेरिका मैक्सिको में बारूदी लकीर खिंच गई है।
नाम परिवर्तन के इस कदम में ट्रंप ने न सिर्फ अमेरिका के विस्तार को दिखाया है बल्कि शक्ति प्रदर्शन भी किया है, जिसका जवाब फिलहाल मैक्सिको ने बेहद संवेदनशील अंदाज में दिया है। मैक्सिको की राष्ट्रपति क्लाउडिया शिनबॉम के अनुसार ट्रंप अपने देश के लिए खाड़ी का नाम बदल सकते हैं। अमेरिकी लोग इसे अमेरिका की खाड़ी कह सकते हैं। ट्रंप चाहे तो अमेरिका का नाम भी बदल सकते हैं। वो नाम बदलकर मैक्सिको उत्तरी अमेरिका कर सकते हैं। यानी शुरुआत जुबानी वार पलटवार से हो चुकी है, जिसके बारूदी संघर्ष में बदलने में समय नहीं लगेगा। लेकिन सवाल यह है कि नाम बदलकर ट्रंप क्या हासिल करेंगे? जवाब है अपने क्षेत्र का विस्तार, प्रभुत्व और संपदा। दरअसल खाड़ी का बड़ा भाग अमेरिकी तटों को छूता है, इसीलिए ट्रंप चाहते हैं कि खाड़ी अमेरिका के नाम से पहचानी जाए। इस पहचान से खाड़ी पर अमेरिका का प्रभुत्व स्थापित होगा। खाड़ी क्षेत्र में अमेरिकी सेना आगे बढ़कर विस्तार कर सकती है और इस विस्तार के साथ खाड़ी के प्राकृतिक संसाधनों पर अमेरिका का कब्जा हो जाएगा। लेकिन क्या अमेरिका को यह अधिकार है कि वो नाम बदलकर विस्तार को आगे बढ़ाए? अगर नहीं, तो यह अमेरिका की पुरानी विस्तार नीति के तहत आगे बढ़ने वाली स्थिति है और ट्रंप को इस समय विस्तार के लिए समय मुफीद लग रहा है। ऐसा क्यों? इसे खाड़ी के नामांकन से समझिए। दरअसल मैक्सिको की खाड़ी नाम 16वीं शताब्दी के अंतिम समय में प्रचलित हुआ था। इसे नक्शे के तौर पर स्पेनिश भूविज्ञानी ने दर्शाया था। बाद में मैक्सिको की खाड़ी नाम से ही एक क्षेत्र स्थापित हुआ, जबकि अमेरिका की खोज ही 18वीं सदी में 1776 में हुई थी। लेकिन अब विस्तार और प्रभुत्व के लिए ट्रंप ने इसका नाम बदलने वाले आदेश को जारी कर दिया है, जिसे फिलहाल अंतर्राष्ट्रीय मान्यता नहीं मिली है। लेकिन यह कदम मैक्सिको को भड़काने वाला है, जो जंग के मोर्चे पर दोनों देशों को आमने सामने खड़ा कर सकता है। लेकिन मुहाना सिर्फ यही नहीं है। एक मुहाना है अलास्का, जिसे लेकर रूस के खिलाफ जंग शुरू हो सकती है। दरअसल ट्रंप ने अलास्का के माउंट डेनाली का नाम बदल दिया है। इस पर्वत का नाम ट्रंप ने माउंट मकेनली कर दिया है। वो भी तब जब पुतिन ने अपने अलास्का राज्य को वापस लेने का ब्लूप्रिंट बना लिया है। यानी पुतिन ने अलास्का के सौदे को अवैध करार देकर जंग का मोर्चा खोल दिया है। यानी ट्रंप के इन कदमों का अंजाम बारूदी हो सकता है और इन मुहानों पर बारूद बरसा तो फिर महायुद्ध को कोई भी नहीं टाल पाएगा। ऐसा क्यों होगा, ये भी आपको बताएंगे। लेकिन पहले मैक्सिको की खाड़ी और अलास्का का समीकरण समझ लीजिए। अब मैक्सिको के मोर्चे पर ट्रंप ने मैक्सिको की खाड़ी का नाम बदलकर अमेरिका की खाड़ी कर दिया, जो कि अमेरिका, मैक्सिको और क्यूबा की पहचान को प्रभावित करता है। इसमें ट्रंप का उद्देश्य अमेरिका की सीमा का दायरा बढ़ाना है, जो इस समय खाड़ी में 2700 किलोमीटर है। वहीं मैक्सिको का सीमावर्ती हिस्सा 650 किलोमीटर है। क्यूबा का तटीय हिस्सा सिर्फ 22 किलोमीटर है। इसलिए ट्रंप नाम बदलकर पूरे 15.50 लाख वर्ग किलोमीटर पर प्रभुत्व जमाने के प्लान पर ही काम कर रहे हैं। वही बात अलास्का की करें तो इस मुहाने पर रूस के तटीय क्षेत्र चुकोत्स्का और अलास्का के माइनलैंड के बीच सिर्फ बेरिंग सागर है, जिसकी दूरी 59 किलोमीटर है। रूस इसे वापस इसलिए पाना चाहता है क्योंकि अतीत में उसने महज $72 लाख में अलास्का के साथ नेचुरल गैस, पेट्रोलियम पदार्थ, सोने की खदान, हीरे की खदान, बड़ा फिशिंग क्षेत्र और एक टूरिज्म हब खो दिया है, जिसकी आज भी कीमत आंकें तो 63 करोड़ रुपए से ज्यादा नहीं है। दरअसल अतीत में रूस ने एक ऐसा क्षेत्र खो दिया जिससे रूस और भी ज्यादा शक्तिशाली बन सकता था। इसलिए पुतिन ने अमेरिका से हुआ सौदा ही अवैध करार दे दिया है। पुतिन ने एक डिक्री पर दस्तखत कर दिए हैं, जिसके तहत यूएसएसआर के पूर्व की संपत्ति पर रिसर्च हो रही है, जिसमें अलास्का की बिक्री को अवैध करार दिया गया है।
1867 में तय की गई रकम को भी अवैध बताया गया है, जो डायरेक्ट जंग छेड़ने का संकेत बन गया है। लेकिन ट्रंप ने जंग का मोर्चा खोला तो क्या संयुक्त युद्ध अभियान में रूस अकेला पड़ जाएगा? जवाब है नहीं। रूस के साथ होगा उसका सहयोगी ईरान, जिसने क्यूम और अल्मास मिसाइल का प्रदर्शन किया है। यह प्रदर्शन अमेरिका के लिए ही है, जिसके जरिए बताने की कोशिश हुई है कि अब एआई हथियार निर्माण में ईरान भी पीछे नहीं। ईरान ने मोहजर 6 और अबाबिल 5 ड्रोन का इस्तेमाल किया है। इन्हीं ड्रोन से ईरान ने एआई गाइडेड क्यूम और अल्मास मिसाइलें दागी हैं। और रूस को ईरान को मिलने वाले साथ का प्रमाण है 20 साल का सैन्य समझौता, जिसे लेकर ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजिशकियान ने अपने इरादे सार्वजनिक कर दिए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत मंच। इस बीच बड़ी खबर अब खेरेसो में रूस के हवाई हमले को लेकर है, जहां हमले में यूक्रेनी हथियार डिपो ध्वस्त हो चुका है। यूक्रेन के कई सैनिक भी मारे गए हैं। और उस बीच एक सबसे बड़ा सवाल, क्या यूक्रेन युद्ध खत्म होने जा रहा है? क्या ट्रंप अपने मकसद में कामयाब होने जा रहे हैं? क्या ट्रंप की शर्त पर पुतिन और ज़ेलेंस्की मान जाएंगे? अगर बात नहीं बनी तो क्या युद्ध की आग और ज्यादा भड़क जाएगी? ये सवाल इसलिए क्योंकि अमेरिका ने न सिर्फ यूक्रेन को मिलने वाली मदद को रोक दिया है, बल्कि ट्रंप रूस और यूक्रेन को शांति वार्ता की टेबल पर आने को भी कह रहे हैं। लेकिन पुतिन अपनी शर्तों पर युद्ध विराम करना चाहते हैं। सवाल यही है कि अगर पुतिन और ज़ेलेंस्की ने ट्रंप की बात नहीं मानी तो ट्रंप का अगला कदम होगा क्या? यूक्रेन से लेकर यूरोप तक इस वक्त दहशत का माहौल है। यूक्रेन युद्ध की दशा और दिशा को लेकर ज़ेलेंस्की परेशान है। यूक्रेन के भविष्य को लेकर कई नाटो और यूरोपीय देश भी चिंतित हैं। यूक्रेन और यूरोप में डर का यह माहौल तब दिखाई देने लगा जब अमेरिका में राष्ट्रपति ट्रंप की वापसी हुई। ट्रंप शुरू से ही यूक्रेन युद्ध के खिलाफ रहे। ट्रंप कई मौकों पर कह चुके हैं कि अगर 2021 में वो राष्ट्रपति बनते तो रूस और यूक्रेन में युद्ध होने ही नहीं देते। दूसरी बार अमेरिका का राष्ट्रपति बनते ही ट्रंप ने अमेरिकी लोगों से वादा किया था कि व्हाइट हाउस में एंट्री के साथ ही वो यूक्रेन युद्ध को खत्म करवा देंगे। ट्रंप जब से अमेरिका के राष्ट्रपति बने हैं तभी से इस युद्ध को खत्म करवाने में जुटे हुए हैं। इसके लिए वो न सिर्फ यूक्रेन पर बल्कि रूस पर भी दबाव डाल रहे हैं। यूक्रेन में युद्ध की आग शांत हो सके, इसके लिए ट्रंप शांति वार्ता के लिए दोनों देशों पर दबाव डाल रहे हैं। इतना ही नहीं, ट्रंप ने यूक्रेन को दी जाने वाली सैन्य मदद रोक दी। ट्रंप ने यूक्रेन को मिलने वाली अमेरिकी सैन्य मदद उस वक्त रोकी है जब रूसी सेना जबरदस्त हमले कर यूक्रेनी भूभाग को तेजी से बदल रही है। ट्रंप का यह वो फैसला है जिससे यूक्रेन के साथ साथ यूरोप की मुश्किलें भी बढ़ गई। ट्रंप के दबाव के बाद ज़ेलेंस्की पूरी तरह से कंफ्यूज है। ज़ेलेंस्की से मदद रोके जाने पर सवाल हुए तो उन्होंने कहा कि मेरा ध्यान पूरी तरह से सैन्य मदद पर है। यूक्रेन को मिलने वाली सैन्य मदद रुकी नहीं। ज़ेलेंस्की ने साफ कहा कि यूक्रेन को मिलने वाली अमेरिकी मदद अभी नहीं रोकी गई है, लेकिन सच ये है कि ट्रंप ने यूक्रेन को सैन्य मदद रोक दी। ज़ेलेंस्की ने यह भी कहा कि पुतिन डोनाल्ड ट्रंप को भ्रमित कर रहे हैं।
यहाँ ज़ेलेंस्की ने यह कहने की कोशिश की कि ट्रंप पुतिन की चाल और जाल में फंसकर फैसले ले रहे हैं। ज़ेलेंस्की ने एक और बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि ट्रंप युद्ध को खत्म करवा सकते हैं, लेकिन उन्हें बातचीत में यूक्रेन को भी शामिल करना होगा। मतलब ये कि ज़ेलेंस्की को एहसास हो गया है कि ट्रंप उनके साथ नहीं है। ऐसे में शांति वार्ता ही एकमात्र विकल्प बची है। यही वजह है कि उन्होंने ट्रंप पर भरोसा जताया है। तो सवाल यही है कि अब यूक्रेन का क्या होगा? क्या युद्ध खत्म होगा या इसकी आग और भड़कने जा रही है? उससे बड़ा सवाल यह है कि आखिर ट्रंप ने यूक्रेन के लिए सैन्य मदद क्यों रोकी? ट्रंप इस युद्ध को तत्काल प्रभाव से क्यों रोक देना चाहते हैं? इसके पीछे एक नहीं बल्कि कई वजहें हैं। ट्रंप ने चुनाव में युद्ध को खत्म करवाने का वादा किया था। यूक्रेन को मदद देने की वजह से अमेरिकी अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंच रहा है। यूक्रेन को मदद देने से अमेरिकी सेना की बेइज्जती हो रही है। यूक्रेन में अमेरिकी हथियारों की कमजोरी खुलकर सामने आ रही है। यूक्रेन युद्ध में नाटो के अब तक 17,25,000 करोड़ रुपए बर्बाद हो चुके हैं। चिंता की बात यह है कि युद्ध का कोई परिणाम नहीं निकल रहा है। जंग का नतीजा अमेरिका और नाटो के पक्ष में आने के बजाय रूस के पक्ष में ही शुरू से रहा है। युद्ध में यूक्रेन लगातार हार के करीब पहुंचता जा रहा है। अगर युद्ध में यूक्रेन की हार हुई तो यह सिर्फ यूक्रेन की हार नहीं होगी, बल्कि अमेरिका और नाटो की पराजय माना जाएगा। इस एक हार से अमेरिका के सुपर पावर और नाटो की सैन्य शक्ति पर सवाल उठने लगेंगे। इसी इंटरनेशनल बेइज्जती से बचने के लिए ट्रंप युद्ध को तत्काल प्रभाव से रुकवाना चाह रहे हैं। उधर अमेरिका में ही कुछ लोग ऐसे हैं जो ट्रंप के युद्ध विराम के फैसले के खिलाफ। इन्हीं में से एक है ट्रंप के पूर्व सलाहकार कर्ट वोल्कर। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा है कि ट्रंप का शांति समझौता काम नहीं करने वाला है। ट्रंप अब तक पुतिन को ठीक से समझ नहीं पाए। युद्ध विराम के बाद भी रूस यूक्रेन पर हमला करेगा। युद्ध विराम ट्रंप शासन के लिए उल्टा पड़ जाएगा। लेकिन ट्रंप को अपनी नीतियों, अपने फैसलों पर भरोसा है। यही वजह है कि उन्होंने युद्ध खत्म करवाने के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। आने वाले कुछ दिनों के अंदर ही यूक्रेन युद्ध की दशा और दिशा तय होने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत मंच। अरब में एक बार फिर से विध्वंसक युद्ध शुरू हो सकता है, क्योंकि हमास के साथ हुआ युद्ध विराम टूट सकता है। IDF ने बड़े हमले की तैयारी भी कर ली है, जबकि हमास के अंडरग्राउंड लड़ाके भी गाजा में सड़क पर निकल आए। यानी हमास ने युद्ध विराम की आड़ में नेटवर्क तैयार किया है और अब वो इजराइल को दहला सकता है। जबकि बेंजामिन ने हमास के संपूर्ण खात्मे के लिए नया ब्लूप्रिंट भी बना लिया है, जिसके लिए कभी भी सीज फायर तोड़ा जा सकता है। गाजा में एक बार फिर से तबाही का जलजला आने वाला है, क्योंकि इजराइल ने ठान लिया है कि जब तक हमास का संपूर्ण संहार नहीं होता, इस बार युद्ध विराम नहीं होगा। क्योंकि युद्ध विराम टूटने के आसार बन गए हैं। इजराइल की तरफ से कहा गया है, हमास ने बंधकों की स्थिति की सही जानकारी अभी तक नहीं दी है। इस तरह से हमास ने सीज फायर के नियमों का उल्लंघन किया है। परिस्थितियां बन रही है कि युद्ध विराम लंबा नहीं खिंच सकता है। इस बीच इजराइल ने उत्तरी गाजा की तरफ लौट रहे लोगों को चेतावनी दी है कि वो गाजा न लौटे, यानी इजराइल कभी भी बमबारी शुरू कर सकता है। इस बीच अमेरिका इजराइल को घातक बम देने जा रहा है। अमेरिका जल्द ही इजराइल को मार्क 84 बम की खेप देगा, जिसका वजन करीब 900 किलो है। इसका इस्तेमाल इजराइल गाजा में हमास ठिकानों पर कर सकता है। बाइडेन शासन में इजराइल को इस बम के इस्तेमाल पर रोक लगाई थी, जिसे ट्रंप ने हटा दिया। यानी ट्रंप शासन ने ग्रीन सिग्नल दिया है, जिससे वो गाजा पर विध्वंसक हमले कर सके। फरवरी में बेंजामिन नेतन्याहू अमेरिका जा रहे हैं, जहां ट्रंप से मुलाकात होगी। उसी मीटिंग में गाजा पर हमले का नया ब्लूप्रिंट बनाया जाएगा, जिससे हमास का खात्मा किया जा सके।
अब ये भी समझ लीजिए इजराइल फिर से गाजा में सैन्य अभियान क्यों चलाना चाहता है। पहली वजह है अभी तक हमास का पूरी तरह खात्मा नहीं हो पाया है। दूसरी वजह है युद्ध विराम के बाद हमास के लड़ाके बाहर निकल आए हैं। तीसरी वजह है गाजा में फिर से लोग लौटने लगे हैं। चौथी वजह है हमास युद्ध विराम को अपनी जीत मान रहा है। और पांचवी वजह है हमास ने इसकी गारंटी नहीं दी है कि वो सारे बंधक छोड़ देगा। इसके अलावा हमास के लड़ाके फिलिस्तीनियों के जेल से छूटने पर जश्न मना रहे हैं। ये वही तस्वीरें हैं जब इजराइल ने 200 फिलिस्तीनियों को रिहा किया था, तब हमास लड़ाकों ने हथियारों के साथ जश्न मनाया, जबकि इसके एवज में हमास ने 4 सैनिक ही छोड़े थे। इस बीच खबर यह भी आ रही है कि हमास ने लड़ाकों की भर्ती शुरू कर दी, जिसमें 15,000 नई भर्ती कर भी चुका है। यानी हमास इजराइल पर नए सिरे से बड़े हमले की प्लानिंग कर रहा है। इस बीच हमास ने याहिया सिनवार का हथियारों के साथ लड़ते हुए वीडियो जारी किया था, जिससे गाजा के नौजवानों को हमास में आने के लिए प्रभाव डाला जा सके। यानी हमास सीज फायर की आड़ में बड़ी तैयारी कर रहा है। जबकि मोसाद का इनपुट है कि हमास को रोकना होगा, नहीं तो 7 अक्टूबर जैसा हमला फिर किया जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। ट्रंप शासन 2.0 में अमेरिका की आंतरिक नीतियों में बदलाव तो हुआ ही है, लेकिन इससे भी बड़ा बदलाव ट्रंप प्रशासन ने युद्ध के मोर्चे पर किया है। इनमें एक मोर्चा मिडिल ईस्ट भी है, जिसमें टारगेट पर रखा गया है ईरान के प्रॉक्सी को। उनमें भी ट्रंप ने अपनी लिस्ट में सबसे ऊपर हुथी को डाला है, जिससे आतंकवादी संगठन भी घोषित कर दिया गया है। लेकिन ट्रंप के इस कदम से 2 बारूदी मोर्चे खुल गए हैं, पहला यमन, दूसरा लेबनान। क्या है समीकरण, समझिए इस रिपोर्ट में। हूती लड़ाके ट्रंप के टारगेट यमन पर करेंगे अटैक। अमेरिका में सत्ता परिवर्तन के साथ ही भू राजनीति में भी बदलाव होने लगे हैं। बारूदी मोर्चे की आग को बुझाने के लिए ट्रंप खुद बारूदी कदम उठाने लगे हैं। रूस, चीन और मैक्सिको के खिलाफ सीधा मोर्चा खोलने के साथ ही ट्रंप ने अपने मिडिल ईस्ट प्लान को भी जमीन पर लागू कर दिया है। इस प्लान के तहत ईरान के प्रॉक्सी को खत्म करने के लिए ट्रंप ने एक ऐसा कदम उठाया है जो अमेरिका के पक्ष में खड़े मिडिल ईस्ट के संगठनों को भी अमेरिका के खिलाफ कर सकता है। दरअसल ट्रंप ने यमन के हूती लड़ाकों को संगठित रूप से आतंकी सूची में डाल दिया है, जिसका मतलब यह है कि अमेरिकी सेना हूती के खिलाफ सैन्य कार्रवाई कर सकती है। लाल सागर के मोर्चे पर यूएस आर्मी तैनात हो सकती है और यमन के हूती प्रभुत्व वाले क्षेत्र पर हमला कर सकती है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि ट्रंप के इस कदम के बाद एक तरफ हूती ने अमेरिका के खिलाफ सीधे जंग का ऐलान कर दिया है, तो वहीं हिजबुल्लाह ने भी बगावत के संकेत दे दिए हैं। इसमें हूती ने सीधे जंग की धमकी जारी की, जिसमें कहा गया है कि बाब अल मंदाब स्ट्रेट से अमेरिका जहाज न ले जाए। अगर अमेरिका के जहाज गुजरते हैं तो हमला करेंगे, हम अमेरिका के जहाजों को जलाकर राख कर देंगे। यानी अमेरिका के जहाज लाल सागर से ले जाने पर हूती ने प्रतिबंध लगा दिया है, जिसका कारण ट्रंप की पॉलिसी है। लेकिन सवाल यह है कि ट्रंप ने ऐसा किया क्यों? इस सवाल का जवाब है इजराइल के मोर्चे पर युद्ध भड़काने की कोशिश। दरअसल हूती लड़ाके लगातार इजराइल पर हमले कर रहे हैं और अमेरिका सैन्य कार्रवाई नहीं कर पा रहा है। इसलिए ट्रंप ने सैन्य कार्रवाई का रास्ता बनाया है
और ये रास्ता इजराइल और अमेरिका को युद्ध छेड़ने की अनुमति देता है। लेकिन हिजबुल्लाह ने ट्रंप के इस फैसले का विरोध कर दिया है। हिजबुल्लाह ने ट्रंप के आदेश को गलत ठहराया है। हूती को सूची से हटाने की अपील भी की है। इसका मतलब यह है कि इस मोर्चे का समाधान सिर्फ यमन के ईरानी प्रॉक्सी के अंत से नहीं होगा, बल्कि एक्शन हिजबुल्लाह के खिलाफ भी होगा। और इसकी शुरुआत इजराइल ने कर दी। इन दो तस्वीरों में लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों को टारगेट बनाकर किए गए इजरायली हमलों की तस्दीक होती है। सीमावर्ती गांव कफर किला की तरफ बढ़ रहे लेबनानी लड़ाकों पर इजराइल ने हमला कर दिया। इनमें जो घायल हुए हैं वो नागरिक भी हैं, जो युद्ध विराम की उम्मीद में घर लौट रहे थे। तो वहीं दूसरी तस्वीर दक्षिणी लेबनान के सीमावर्ती कस्बे की है, जहां इजरायली फोर्स दाखिल हो चुकी है। इसके अलावा इजरायली सेना के प्रवक्ता डेनियल हगारी ने दक्षिणी लेबनान में लौटने वाले लोगों पर भी प्रतिबंध लगा दिया है, जो बताता है कि इस मोर्चे पर एक तरफ हिजबुल्लाह को इजराइल संभालेगा, तो दूसरी तरफ अमेरिकी फोर्स हूती के खात्मे के लिए ऑपरेशन लॉन्च करने जा रही है, जिसका दूसरा मतलब है कि गाजा, लेबनान और यमन के मोर्चे पर बारूदी तबाही नहीं रुकेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवंश। अब अमेरिका में सत्ता परिवर्तन के बाद किम जोंग ने फिर अपने इरादे जाहिर कर दिए हैं। किम जोंग का वेलकम एक नई मिसाइल के धमाके से किया है। इसी महीने 2 बार मिसाइल धमाका करने के बाद रविवार को किम जोंग ने समुद्र की गहराई से धमाका किया। नॉर्थ कोरिया की सबमरीन से ऐसी मिसाइल का टेस्ट किया गया जिन्हें रोकना ही बेहद मुश्किल है। किम जोंग की ये मिसाइलें किसी भी देश में न्यूक्लियर हमला करने में भी सक्षम हैं। अमेरिका में सत्ता बदली, लेकिन किम का मिजाज नहीं बदला। ट्रंप को चेतावनी देने के लिए किम ने समंदर में कर दिया है नया धमाका। किम जोंग ने एक बार फिर मिसाइल का टेस्ट किया है। इस बार समुद्र से SLCM यानी सबमरीन लॉन्च्ड क्रूज मिसाइल का टेस्ट किया गया। किम की मिसाइल 1500 किलोमीटर तक गई। मिसाइल के नाम का खुलासा नहीं हुआ है। किम जोंग ने मिसाइल परीक्षण को खुद देखा। ट्रंप के सत्ता में आने के बाद किम जोंग का यह पहला मिसाइल धमाका है। इससे पहले के कार्यकाल में ट्रंप ने किम जोंग से मुलाकात भी की थी और उनकी तारीफ भी की थी। हालांकि किम ने अमेरिका को चुनौती देते हुए कहा है कि नॉर्थ कोरिया अमेरिका को जवाब देने के लिए तैयार है। किम की नाराजगी साउथ कोरिया और अमेरिकी सेना के संयुक्त सैन्य अभ्यास को लेकर है। उत्तर कोरिया ने इसी महीने 6 तारीख को भी एक बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया था। यह मिसाइल धमाका जिस वक्त हुआ उस समय अमेरिका के तत्कालीन विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन दक्षिण कोरिया में अधिकारियों से मुलाकात कर रहे थे। अब सत्ता बदलने के बाद एक बार फिर किम ने अमेरिका को चुनौती देते हुए मिसाइल का टेस्ट किया है। खास बात है कि किम जिन मिसाइलों का टेस्ट कर रहे हैं वो परमाणु वॉरहेड ले जाने में सक्षम है। किम की बैलिस्टिक मिसाइल हाइपरसोनिक स्पीड से 1500 किलोमीटर दूर तक हमला करने में सक्षम है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवंश। अमेरिका में राष्ट्रपति पद की शपथ लेने के साथ ही ट्रंप के खिलाफ खतरनाक साजिश भी रच दी गई और ट्रंप के मर्डर का खौफनाक प्लान बन गया। सवाल यही है कि आखिर ट्रंप का ये दुश्मन है कौन? I, Donald John Trump, do solemnly swear the office of President of the United States. Congratulations, Mr. Trump. अमेरिका में ट्रंप की वापसी हो चुकी है। ट्रंप को शपथ लिए अभी 6 दिन ही हुए हैं, लेकिन उनके खिलाफ खतरनाक साजिशें रची जाने लगी। ट्रंप के खिलाफ कोई आम नहीं बल्कि उनकी हत्या की साजिश रची गई। ट्रंप की हत्या के लिए अमेरिका में जासूस सक्रिय हो गए हैं। ये जासूस किसी और के नहीं बल्कि ईरान के हैं।
सूत्रों के मुताबिक ईरान ने ट्रंप की हत्या करने का खतरनाक प्लान बनाया है। मर्डर की जिम्मेदारी अमेरिका में मौजूद ईरानी एजेंट्स को सौंपी गई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका में मौजूद ईरानी एजेंट्स आत्मघाती हमला कर ट्रंप को मारने की फिराक में हैं। खुफिया एजेंसियों को इस साजिश की भनक तब लगी जब ईरान के अखबार कायहान में एक लेख प्रकाशित हुआ। ईरान के लिए ट्रंप एक अपराधी है। ट्रंप को सजा देने का वक्त आ गया है। इस लेख के बाद जब अमेरिकी खुफिया एजेंसियों ने पड़ताल शुरू की तो ईरान की खतरनाक साजिश का खुलासा हो गया। दरअसल ईरान और ट्रंप दोनों एक दूसरे को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानते हैं। 2020 में ट्रंप ने ही ईरानी कुद्स फोर्स के कमांडर कासिम सुलेमानी को मारने का आदेश दिया था। इसी आदेश के बाद बगदाद में अमेरिकी सेना ने ड्रोन हमला कर सुलेमानी का खात्मा कर दिया था। ईरान ट्रंप से इसी हत्या का बदला लेना चाहता है।